हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 20 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करें कैपिलरी एक्शन। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले का लेक्चर देखो क्योंकि मैंने वहाँ पे कैपिलरी एक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था। आज हम इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं, तो सब लोग पहले वो लेक्चर देखो और इसके पहले के सभी लेक्चर्स देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के। सरफेस टेंशन वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तभी आपको कैपिलरी एक्शन समझ में आएगा। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 20। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके साथ साथ ही हम लोग जेई के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जेई का एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स है, वो भी मैं लेने वाली हूँ। पूरा फोकस लेक्चर पे होना चाहिए, अगर पूरा फोकस होगा तभी आपको समझ में आएगा। फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग मस्ट है, रटो मत। अगर आप रटोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और रटोगे कितना, बहुत सारा टॉपिक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो रटो मत, हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, इट्स बेटर। तो बहुत ईजी लगेगा आपको फिजिक्स। और नहीं समझ में आई कोई टॉपिक तो वैसे कमेंट डालो, अगर मैं उसको और इजी लेवल में समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, कैपिलरी एक्शन। तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल कैसे होती है वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आज हम लोग उसका एक्सप्रेशन देखने वाले हैं, मतलब कितनी कैपिलरी राइज हुई और कितनी फॉल हुई, ये हमें देखना है। जब हम कैपिलरी लिक्विड के अंदर डीप करते हैं तो यहाँ पे ये लिक्विड लेवल है, तो ये लेवल से कुछ हाइट तक राइज होती है या फिर कुछ हाइट तक फॉल होती है। तो ये जो हाइट है, दिस इज h, ये कितना है ये हमें निकालना है। मतलब इस डेरिवेशन में, इस एक्सप्रेशन में हम लोग h इज इक्वल टू व्हाट, अगर हमें h निकालना है तो उसका एक्सप्रेशन क्या है वो हम लोग डिराइव करने वाले हैं। इसके लिए देखो बच्चों, हमने क्या किया है, यहाँ पे वाटर लिया या फिर आप कौन सा भी लिक्विड लो जो राइज होता है। पहले हम राइज एक्शन का देखेंगे, फिर फॉल एक्शन का। राइज एक्शन का फॉर्मूला जो मिलेगा उससे ही हमें फॉल का फॉर्मूला मिलेगा। तो सपोज हमने यहाँ पे लिक्विड लिया है जो कि h हाइट तक यहाँ तक राइज हुआ, h हाइट तक राइज हुआ है। तो इस लिक्विड में इसका जो मिनिस्कस है वो कॉन्केव होता है। जहाँ लिक्विड राइज होता है उसका मिनिस्कस कॉन्केव होता है, जहाँ लिक्विड फॉल होता है उसका मिनिस्कस कॉन्वेक्स होता है। और जो लिक्विड राइज होता है वो वेट करता है, जो लिक्विड फॉल होता है वो इट डज नॉट वेट टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ओके, तो यहाँ पे लिक्विड राइज हो रहा है h हाइट तक, तो ये लिक्विड के हम लोग 4 पॉइंट्स कंसिडर करने वाले हैं और वो हर एक पॉइंट का प्रेशर का डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं। तो वो 4 पॉइंट्स देखो अलग अलग जगह पे हम लोग कंसिडर करेंगे, बताती हूँ मैं आपको। तो देखो बच्चों, ये 4 पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए हैं। पॉइंट ए जो है वो कैपिलरी के अंदर कंसिडर किया, जो कि आउटसाइड द लिक्विड है लेकिन कॉन्केव साइड में है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कॉन्केव साइड में है कि कॉन्वेक्स साइड में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो ए पॉइंट है वो कॉन्केव साइड में है लेकिन आउटसाइड द लिक्विड है। दूसरा जो पॉइंट है बी, वो कॉन्वेक्स साइड में है जो कि इनसाइड द लिक्विड है। तीसरा पॉइंट हमने कैपिलरी में ही कंसिडर किया है, लेकिन जो सरफेस है वाटर का या फिर लिक्विड का, वो सरफेस की लेवल में हमने कंसिडर किया है, मतलब डी की लेवल में सी कंसिडर किया है। तो ये दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे है और हॉरिजॉन्टल लेवल के जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबका प्रेशर सेम होता है। तो यहाँ पे हमने सी पॉइंट कंसिडर किया, तो इन दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो अभी ये 3 पॉइंट्स के पहले हम लोग प्रेशर निकालेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने स्टडी किया है कि प्रेशर एट कॉन्केव जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है। प्रेशर एट कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ए जो है वो कॉन्केव साइड में है कि कॉन्वेक्स? ये देखो, ये मिनिस्कस है, इसका मतलब वो कॉन्केव साइड में है। तो यहाँ पे हमें प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी रहेगा, क्योंकि बी कॉन्वेक्स साइड में है और ए कॉन्केव साइड में है। इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने ये एक्सप्लेन किया है। और ए पे कितना प्रेशर है, देखो
ए पे कितना प्रेशर है, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये एयर में है तो इसके ऊपर कौन सा प्रेशर आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हम पी नॉट से डिनोट करते हैं। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू पी नॉट। और प्रेशर एट बी कितना है, देखो हम लोगों ने स्टडी किया है प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। इसमें हमने स्टडी किया था जो इनसाइड प्रेशर है और ये आउटसाइड प्रेशर है, ऐसे हमने दो प्रेशर्स लिए थे। तो हमने डिफरेंस लिया था, क्या डिफरेंस लिया था, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू कितना होता है, 2T डिवाइड बाई आर होता है। इसका मतलब जो इनसाइड प्रेशर होता है वो आउटसाइड प्रेशर प्लस 2T डिवाइड बाई आर इतना ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर होता है इनसाइड द ड्रॉप, मतलब कॉन्केव साइड में इतना प्रेशर होता है, PO प्लस 2T डिवाइड, मतलब बाहर का प्रेशर प्लस 2T डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे सेम होगा, देखो ये PA क्या है, यहाँ इनसाइड है, PI की जगह पे कौन है, PA है, और PO क्या है, यहाँ आउटसाइड है। तो अगर मुझे PB का प्रेशर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ PI की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, PI की जगह पे हम लोग PA लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू PO की जगह पे हम लोग PB लिखेंगे और प्लस 2T डिवाइड बाई आर एज इट इज रहेगा। तो अगर मुझे PB निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, PB को मैं एज इट इज रखती हूँ, 2T बाई आर को इधर शिफ्ट करती हूँ तो वो माइनस बनेगा। तो PB इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, PA माइनस 2T बाई आर। ये जो फॉर्मूला है लिक्विड इनसाइड द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, ये टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन किया है, पहले वो लेक्चर देखो, उसमें समझ में आ जाएगा आपको, वो ठीक से देखो लेकिन तभी समझ में आएगा। तो PB इज इक्वल टू हमें मिल रहा है PA माइनस 2T बाई आर। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ PB इज इक्वल टू PA माइनस 2T बाई आर। ओके, इसको रफ करती हूँ, ये समझ में आया होगा उप सबको। लेकिन PA क्या है, देखो PA है PO, तो इस PA की जगह पे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल देंगे तो हमें मिलेगा PB इज इक्वल टू PO माइनस 2T डिवाइड बाई आर। मतलब इस पॉइंट पे, इस B पॉइंट पे हमें कितना प्रेशर मिल रहा है, PO माइनस 2T बाई आर, याद रखो, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें इतना प्रेशर मिल रहा है। A हो गया, B हो गया, A के ऊपर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, B के ऊपर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 2T बाई आर। अब चलते हैं C के ऊपर। C के ऊपर कितना प्रेशर होगा, देखो C का ये प्रेशर तो रहेगा ही, पॉइंट B का प्रेशर रहेगा प्लस इतनी जो हाइट बड़ी है उसका भी प्रेशर रहेगा। तो ये हाइट का प्रेशर कितना होगा, हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो जी एच, इनसाइड द लिक्विड हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं हाइट की वजह से। तो ये फॉर्मूला क्या है, रो जी एच, मतलब इतना प्रेशर हमें इस B के प्रेशर में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेशर तो है ही प्लस ये लिक्विड की वजह से इतना प्रेशर भी आ गया, राइट। तो PC के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा, ये कितना है, PO माइनस 2T डिवाइड बाई आर प्लस ये प्रेशर, क्योंकि वो इतना लिक्विड के अंदर है इसकी वजह से रो जी एच, मतलब PC के ऊपर इतना प्रेशर है। लेकिन देखो यहाँ पे मज़े की बात क्या है कि ये जो C है और ये जो D है ये दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है और हॉरिजॉन्टल लेवल के पॉइंट्स का प्रेशर सेम होता है। तो D के ऊपर कितना प्रेशर है, ऊपर एयर है तो D के ऊपर बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं PC इज इक्वल टू क्या है, PD, और PD इज इक्वल टू क्या है, PO, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम बोल सकते हैं इन प्लेस ऑफ PC वी कैन राइट PO, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, PO इज इक्वल टू PO ये एज इट इज माइनस 2T डिवाइड बाई आर प्लस रो जी एच। तो इसमें ये PO और ये PO दोनों कैंसिल होंगे और बचेगा क्या, देखो ये 2T बाई आर है, इसको इस साइड शिफ्ट करो, ये माइनस है इस साइड जाके प्लस बन जाएगा। तो ये बनेगा 2T डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये देखो हमें किसका फॉर्मूला मिला, आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, उनमें उन्होंने डायरेक्टली ड्यू टू द कॉन्केविटी ये फॉर्मूला दिया है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिया है। बट ये फॉर्मूला कैसे आया इसीलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन करो। नोट्स ऑलरेडी मैंने नोट्स में ऑलरेडी ये दिया है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2T डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, रो जी एच। अब देखो इससे हमें H का फॉर्मूला मिलेगा,
h का क्या फॉर्मूला मिलेगा, h इज इक्वल टू ये h एज इट इज यहाँ पे रखो, रो जी को इधर शिफ्ट करो तो हमें मिलेगा 2t डिवाइड बाय, ये रो जी इधर डिवाइड होगा r इंटू रो इंटू जे। तो ये फॉर्मूला हमें मिल रहा है, बट हमें ये फॉर्मूला नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ जो r है यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं मिल रहा है। ये r जो है, ये r क्या है, देखो ये r होता है, लिक्विड में हमने स्टडी किया था, ये लिक्विड ड्रॉप की रेडियस, मतलब ये जो कॉन्केव सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये r, राइट। मतलब ये जो कॉन्केव सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, ये r है वो। ये r हमें इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट लिखना है, तो वो पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, देखो यहाँ स्मॉल r और कैपिटल R ये दोनों की बात चल रही है। स्मॉल r होता है रेडियस ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का ये डायमीटर है, इसको हाफ हम कर दे तो ये क्या बन जाएगी, इसकी रेडियस। तो स्मॉल r होता है रेडियस ऑफ कैपिलरी और कैपिटल R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये मिनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस। ओके, तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन अगर रेडियस ऑफ कैपिलरी दी होगी और एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये फॉर्मूला अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ तक याद रखो h कैसे आया, दैट इज इक्वल टू 2t डिवाइड बाय r रो जी। अभी हमें r निकालना है, कैपिटल R पहले निकालना है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। ये सब आपको क्लियर होगा होप सो। अभी मैं आगे जाती हूँ, ठीक है। तो अभी हमें कैपिटल R निकालना है, उसके लिए मैंने क्या किया, देखो ये फॉर्मूला लिख लिया है हमने h का। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कैपिलरी कंसीडर करने वाले हैं, और ये कैपिलरी का मिनिस्कस हमें कैसा मिल रहा है, कॉन्केव मिनिस्कस मिल रहा है, ये हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। अब देखो ये इसका जो मिनिस्कस है, यहाँ से मैं एक रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालती हूँ। कंसीडर करते हैं इसको हम लोग ऐसे सर्कल बना लेंगे, तो ये सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर यहाँ पे हमें मिलेगा। तो ये सेंटर से लेके एक लाइन खींची तो ये हमें क्या मिलेगा, कैपिटल R मिलेगा, मतलब ये R, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी जो बुक में दिया है पहले वो प्रोसेस में एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली दो तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जेई एडवांस में 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इसी के ऊपर था, इसी के ऊपर बेस्ड था, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखो। तो अभी पहले जो बुक में दिया है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद जेई एडवांस में पूछा गया वो किस तरीके किसके ऊपर बेस्ड पूछा गया वो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने एक लाइन खींची यहाँ से ऐसी परपेंडिकुलर, तो ये क्या बनेगा, यहाँ सेंटर है, ये कैपिलरी का सेंटर है, तो कैपिलरी से हाफ, मतलब ये क्या बन गई, कैपिलरी की रेडियस जो हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये बन गई रेडियस ऑफ मिनिस्कस और ये बन गई रेडियस ऑफ कैपिलरी। अब देखो इसका हमें एंगल निकालना है, तो ये क्या बन गया, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसको थोड़ा बड़ा करूँ मैं, एक मिनट जूम करती हूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा। हाँ, तो देखो ये बन गया राइट एंगल। तो हमने क्या किया, सपोज मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट खींची ऐसे, ये टेंजेंट, तो ये टेंजेंट हो गई मिनिस्कस के ऊपर, और टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट ऑफ सॉलिड सरफेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, राइट ना। ये हो गया थीटा। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर खींचूं, देखो बहुत ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं, ये एंगल के ऊपर ही क्वेश्चन है क्योंकि ये थीटा बन गया, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये भी क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा एज पर ज्योमेट्री। ये अगर थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा है। अब देखो ये रेडियस और ये टेंजेंट, ये तो सर्कल की टेंजेंट है और सर्कल की रेडियस, इन दोनों के बीच में भी कितना एंगल होता है, 90 डिग्री जितना एंगल होता है। एक मिनट, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, मतलब ये जो है ये देखो ऐसा है, वो ऐसा, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। और इन दोनों के बीच में ये सॉलिड सरफेस की लाइन गई है, ये वाली, राइट ना। तो अब देखो ये एंगल कितना है, थीटा। ओके, तो
तो ये एंगल कितना बनेगा, ये टोटल कितना है 90, उसमें से ये थीटा निकल गया तो ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। समझ में आया सबको, ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। मतलब ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये कितना है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 90 माइनस थीटा। अब देखो ये ट्रायंगल मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये ट्रायंगल ऐसा है, ऐसा ये ट्रायंगल है, ये वाला, ओके, दिस ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल में ये एंगल है 90, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना रहेगा ये हमें निकालना है, क्योंकि यही एंगल हमें डिसाइड करने वाला है आर। ठीक है, ये है आर और ये है स्मॉल आर। तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की एडिशन कितनी होती है 180 होती है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये 90 प्लस ये 90 माइनस थीटा प्लस इसको x मान ले, इसकी एडिशन कितनी होगी 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने लिखा 180 डिग्री, 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ ये 90 कितना होगा 180 माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 180। तो ये 180 अगर इधर शिफ्ट होता है तो ये क्या बनेगा, दिख रहा है आपको, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, ये 180 माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू क्या बनेगा 180। तो ये x इज इक्वल टू, ये 180 को इधर शिफ्ट करो, ये 180 ऑलरेडी यहाँ पे है, ये इस साइड आके माइनस 180 बनेगा, ये माइनस थीटा इस साइड आके प्लस थीटा बनेगा। मतलब ये एंगल हमें कितना मिलेगा x इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये हमने x कंसिडर किया है, राइट ना। ये 90 माइनस थीटा प्लस x क्या होता है 180 होता है। तो 180 माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 180 मिलेगा, 180 इधर शिफ्ट किया तो ये 180 कैंसिल होगा, माइनस थीटा उस साइड जाके प्लस थीटा बनेगा। मतलब ये एंगल हमें कितना मिल रहा है, थीटा मिल रहा है। कितना मिल रहा है, थीटा। ये ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल हमने ये वाला लिया है, ठीक है। मतलब देखो अब मैं इसको रफ करती हूँ, ये हमें मिल रहा है थीटा, ओके, एक मिनट। तो देखो बच्चों ये हमें कितना मिल रहा है थीटा, और ये आर और ये कैपिटल आर। कैसे मिला थीटा, बार बार देखो, नहीं समझ में आता तो मुझे पूछो। तो ये थीटा देखो, कॉस थीटा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट सो का टोआ, ये तीन वर्ड याद होंगे आपको, सो का टोआ। साइन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो यहाँ एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड कौन सी है इसकी, ये वाली स्मॉल आर, और हाइपोटेनस कौन सा है कैपिटल आर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आर एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस कैपिटल आर, ओके। तो इससे हमें कैपिटल आर मिल रहा है, देखो आर इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो ये आर की जगह पे ये डाल दो, इस आर की जगह पे ये डाल दो, तो हमें मिलेगा h इज इक्वल टू 2t डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू रो इंटू जी। तो ये कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 2t कॉस थीटा डिवाइड बाय आर रो जी। मतलब हमें h का एक्सप्रेशन मिल रहा है 2t कॉस थीटा डिवाइड बाय आर रो जी, ये एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है h का, ओके। यही डेरिवेशन हमें पूछा जाता है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। लेकिन जेई एडवांस में इस एंगल के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस दिमाग लगाना था। तो यहाँ पे देखो ये जो थीटा है ये उन्होंने चेंज करके दिया था, मैं बताती हूँ न्यूमेरिकल क्या था। अभी देखो यहाँ पे h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा और डिवाइड बाय r, स्मॉल r यहाँ पे क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी, रो क्या है डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, g तो कांस्टेंट ही होता है, t होता है सरफेस टेंशन, और थीटा क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो आपका थीटा है यही डिसाइड करता है कि कैपिलरी राइज होगी कि फॉल होगी। तो हमें पता है थीटा जो कॉन्केव लिक्विड होता है उसके लिए थीटा क्या होता है, अक्यूट होता है कि ऑब्टूस होता है, दिस इज अक्यूट, लेस देन 90 डिग्री होता है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो हमें कॉस थीटा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कॉस थीटा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो लिक्विड सरफेस से ऊपर जाएगा, मतलब राइज होगा,
कॉस थीटा पॉजिटिव है तो लिक्विड सरफेस से ऊपर जाएगा क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री है, राइट। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है मतलब ऑब्ट्यूस है तो हमें कॉस थीटा मिलता है निगेटिव, और कॉस थीटा निगेटिव का मतलब होता है लिक्विड सरफेस से नीचे फॉल होगा, ऐसा उसका मीनिंग है, जो कि मर्क्यूरी में देखा जाता है। समझ में आया? तो ये थीटा के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि लिक्विड राइज हो रहा है मतलब हाइट बढ़ रही है कि कम हो रही है। अगर प्लस आंसर मिल रहा है तो हाइट बढ़ रही है, अगर माइनस आंसर मिल रहा है तो हाइट कम हो रही है। इसका मतलब राइज हो रहा है और फॉल हो रहा है। तो समझ में आया सबको? तो बहुत बार ये थीटा ही डिसाइड करता है कैपिलरी राइज होगी कि फॉल होगी, और ये एक्सप्रेशन पूछा जाता है आपको। बोर्ड थ्योरी एग्जाम में एक्सप्रेशन पूछा जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और ये एंगल समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखा ये जो दिया है कॉस थीटा, मतलब ये जो आर हमने निकाला ये आपकी बुक की मेथड है। आर को हम लोग और एक दूसरी मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, सेम यही ऐसे ही निकालना है, बट एंगल उन्होंने अलग लिया है, जो कि एडवांस में वही एंगल से पूछा था। अब देखो, ऐसी ही लाइन में यहाँ पे खींचती हूँ और यहाँ से एक लाइन खींचती हूँ, तो यहाँ पे ये स्मॉल आर बनेगा, राइट ना। ये स्मॉल आर है, वैसे ये स्मॉल आर बनेगा। अब देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल हमने निकाला था, ये एंगल हमें कितना मिला था? दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, ये हमें मिला था। ये एंगल कितना मिला था? 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल था थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना है? थीटा। ये थीटा, तो ये टोटल एंगल कितना है? 90, उसमें से थीटा गया तो ये बचा हुआ कितना रहेगा? 90 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे देखो ज़रा, ये एंगल कितना है? ये वाला, दिस इज ऑल्सो 90, उसमें से ये 90 माइनस थीटा गया, 90 में से 90 माइनस थीटा गया, 90 में से माइनस 90 माइनस थीटा किया तो हमें क्या मिलेगा? 90 90 कैंसिल, ये माइनस माइनस बनेगा प्लस, मतलब ये एंगल कितना बनेगा? थीटा बनेगा, राइट। ये एंगल थीटा बना तो ये क्या है? देखो, ये स्मॉल आर है और ये क्या है आपका? कैपिटल आर। दिस इज हाइपोटेनिस, दिस इज एडजेसेंट साइड, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो मतलब अगर इसका कॉस थीटा लिया तो क्या बनेगा? एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, मतलब वही स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर। तो चाहे आप ये ट्रायंगल लो या ये ट्रायंगल लो, आपका आंसर तो सेम आने वाला है। जेई में उन्होंने इस एंगल के ऊपर पूछा है, ये जो थीटा एंगल है, ये भी थीटा मिल रहा है हमें और ये भी थीटा मिल रहा है। ये थीटा कैसे मिला मैंने आपको बताया, समझ में आया कैसे बताया? ये थीटा है तो ये थीटा रहेगा, ये रेडियस सेंटर में है तो ये 90 है, उसमें से ये थीटा गया तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा। वापिस यहाँ से इतना 90 हमने लिया ये रेडियस तक, तो इसमें से 90 माइनस थीटा 90 में से चला गया तो हमें क्या मिला? थीटा मिला। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो इसका कॉस थीटा लिया तो हमें मिलेगा एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, मतलब वही स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर। और आगे जाके सेम इक्वेशन, तो आप इस मेथड से सॉल्व करो या इस मेथड से सॉल्व करो, लेकिन जेई में क्वेश्चन कौन से भी एंगल पे पूछा जाता है, या तो वो ये एंगल भी पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? तो जेई का क्वेश्चन भी लास्ट में लूँ या अभी बता देती हूँ मैं जेई के इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये पहला मेथड है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके दो मेथड से एच के फॉर्मूले की एक्सप्रेशन की। पहली मेथड जो है उसको कहा जाता है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। ये जो मेथड हमने स्टडी किया है मेथड नंबर 1, इसको कहा जाता है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। और दूसरा जो है, दूसरा मेथड है फोर्स मेथड, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले हम जेई में जो क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक के ऊपर वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों, जेई एडवांस 2014 एडवांस के भी क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, मतलब बहुत हाई लेवल का स्टडी कर रहे हैं, तो इजी लेवल आपको सीईटी वगैरह कुछ नहीं लगेंगे। तो जेई एडवांस 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन देखो क्या था, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखती, आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करती हूँ। एक कॉनिकल शेप का कैपिलरी जैसा उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया और उसको
लिक्विड में इंसर्ट किया। तो लिक्विड में इंसर्ट करने के बाद ये लिक्विड राइज हुआ यहाँ तक, सपोज ये लिक्विड यहाँ तक राइज हुआ, ठीक है, ऐसे कॉन्केव शेप में वो लिक्विड राइज होगा क्योंकि इसका कॉन्केव शेप है। तो ये लिक्विड यहाँ तक राइज हुआ, सपोज ये हाइट हमने ली है h, ओके। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेंगे इसको, ट्यूब भी बोलेंगे हम लोग, इसका जो एंगल उन्होंने दिया है वो एंगल उन्होंने अल्फ़ा दिया है। इसका एंगल कितना दिया है? अल्फ़ा। और पूछा है कि ये जो हाइट है राइज कितना हुआ वो निकालो, और ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। अभी राइज एक्शन तो हमें पता है, राइज एक्शन का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा, h इज इक्वल टू क्या देखा हमने, 2t cos थीटा डिवाइड बाय r रो g, ये फॉर्मूला हमने देखा। तो हमें यहाँ पे थीटा जो है, इस थीटा के ऊपर डाउट है क्योंकि ये अल्फ़ा वहाँ पे कैपिलरी स्ट्रेट थी, यहाँ पे एंगल में है, कितने एंगल में है? अल्फ़ा जितने एंगल में है, तो ये थीटा यहाँ पे चेंज होगा। तो उन्होंने जो ऑप्शंस दिए वो कुछ इस प्रकार हैं। देखो पहला ऑप्शन दिया है 2s डिवाइड बाय b रो g, यहाँ r की जगह पे उन्होंने b लिया है, रेडियस ऑफ दिस ट्यूब क्या ली है? b रो g cos थीटा माइनस अल्फ़ा, मतलब सिर्फ एंगल चेंज किया, देखो बाकी सब टर्म्स एज इट इज है, सिर्फ यहाँ t की जगह पे उन्होंने s लिया है और r की जगह पे b लिया है, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज है। और एंगल चेंज हुआ है क्योंकि ये एंगल चेंज हो गया, 2s डिवाइड बाय b रो g cos थीटा प्लस अल्फा, 2s डिवाइड बाय b रो g cos थीटा माइनस अल्फा बाई 2, 2s डिवाइड बाय b रो g cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2, मतलब सभी सेम है, बस एंगल कितना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग एंगल की बात करते हैं, तो ये होगा यहाँ से r, एंगल कौन सा लिया है हमने? वहाँ पे हमने ऐसा ये एंगल लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ का एंगल लेने वाले हैं क्योंकि ये इजी रहेगा, ये एंगल हम लोग ढूंढने वाले हैं कितना रहेगा। ये ट्रायंगल हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। जिनको जेई नहीं दिया है उन्होंने ये स्किप किया तो भी चलेगा। तो अब देखो यहाँ पे ये हो गई कैपिटल R, मतलब रेडियस ऑफ मिनिस्कस, और ये हो गया आपका स्मॉल r, मतलब रेडियस ऑफ कैपिलरी, ठीक है। ये स्मॉल r हो गया और ये कैपिटल R। अब हमें ये एंगल निकालना है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट खींची, ठीक है। पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं। तो ये टेंजेंट खींचने के बाद टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट ऑफ सॉलिड सरफेस, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं थीटा। तो ये थीटा हो गया, ये क्या बनेगा? थीटा। ये थीटा और ये थीटा। वहाँ पे कैपिलरी ऐसी थी, मतलब दो स्ट्रेट लाइंस थी, यहाँ पे ऐसी है, राइट ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्लैंटिंग लाइन हमें मिल रही है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचती हूँ, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन मैंने खींची। अब देखो अगर मैंने सेंटर में एक लाइन खींची इसके, तो मुझे ये एंगल कितना मिलेगा? दिस एंगल अल्फ़ा बाई 2 मिलेगा। ये अल्फ़ा है टोटल, तो ये हमें कितना मिलेगा? अल्फ़ा बाई 2। उतना ही एंगल मुझे यहाँ पे मिलेगा, दैट इज़ अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। क्योंकि ये भी ऐसी लाइन है, इसके यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल मिलेंगे। तो ये थीटा है, ये अल्फ़ा बाई 2 है, इससे हमें ये एंगल मिलेगा, ओके। ये एंगल देखो कितना है। अगर आप लोग ये टोटल, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये एंगल देखते हो यहाँ का टेंजेंट का और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये टेंजेंट कहाँ पे है? सर्कल पे। ये सर्कल होता है, ये सर्कल पे यहाँ पे ये टेंजेंट है और ये रेडियस ऑफ कर्व, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। तो ये टेंजेंट और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री में से हमें ये बचा हुआ एंगल चाहिए, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों माइनस करने पड़ेंगे। तो ये एंगल कितना है? अल्फ़ा बाई 2, और ये एंगल कितना है? थीटा, मतलब ये कितना होगा? अल्फ़ा बाई 2 प्लस थीटा। तो ये दोनों को अगर हम ये इतने 90 में से माइनस करें तो ये बचा हुआ एंगल हमें मिलेगा। तो 90, ये एंगल हमें कितना मिलेगा? 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 प्लस थीटा, ये हमें इतना मिलेगा, ठीक है। ये वाला एंगल, बट हमें ये वाला चाहिए क्या? जी नहीं, हमें कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ से
ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन और ये लाइन, ये रेडियस और ये स्ट्रेट लाइन, इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है? दिस इज ऑल्सो 90। मतलब ये कैपिलरी और उसकी रेडियस, ये कैपिलरी और उसकी रेडियस, तो ये एंगल कितना मिल रहा है? 90। लेकिन ये 90 में बीच में क्या आ रहा है? कैपिटल आर, जिसका ये एंगल कितना है? 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो मुझे ये चाहिए, तो मुझे 90 में से अगर ये मैंने माइनस किया, ये कितना है? 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस थीटा। अगर मैंने ये 90 में से माइनस किया तो मुझे बचा हुआ मिलेगा, तो इसको 90 में से माइनस करो, कितना मिलेगा? 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस थीटा किया मैंने, तो ये 90 कैंसिल होगा और ये माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। मतलब मुझे एंगल मिलेगा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस थीटा, यही हमें चाहिए था, प्लस अल्फा बाई 2 प्लस थीटा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है? देखो ये है थीटा माइनस 2, मतलब ये नहीं, थीटा प्लस 2, थीटा माइनस अल्फा ये नहीं, थीटा प्लस अल्फा ये नहीं, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 ये भी नहीं, और थीटा प्लस अल्फा बाई 2, यही तो एंगल है, यही हमें चाहिए था, थीटा प्लस अल्फा बाई 2। तो ये डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। देखो पूरा क्वेश्चन एंगल पे था, कुछ भी नहीं करना था, ना डेरिवेशन ना कुछ, सिर्फ एंगल फाइंड आउट करना था, बट कॉम्प्लिकेटेड था। समझ में आया कैसे किया? पहले हमने क्या किया, यहाँ पे टेंजेंट खींच ली और फिर एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्लैंटिंग था, कुछ एंगल में था, वो एंगल कितना है? अल्फा बाई 2 हमने लिया, ये एंगल थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट मिला, तो बचा हुआ एंगल हमें मिला 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस थीटा। फिर हमने रेडियस और ये स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल 90 लिया और बचा हुआ एंगल हमने माइनस किया 90 में से, तो हमें अल्फा बाई 2 प्लस थीटा मिला, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में? अगर आपको जेई नहीं देना है तो आपने ये क्वेश्चन स्किप किया तो भी चलेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान बहुत देना पड़ता है, खुद प्रैक्टिस करो तो समझ में आएगा। तो ऐसा सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा था इसी राइज, कैपिलरी राइज और फॉल ऑफ लिक्विड के एक्सप्रेशन के ऊपर। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। ये हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सेकेंड मेथड हम लोग देखने वाले हैं, वही एक्सप्रेशन h इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय r रो जी। यही एक्सप्रेशन हम लोग ये मेथड से अभी सॉल्व करेंगे, डिराइव करेंगे फोर्स मेथड से। ठीक है, तो कौन सा भी मेथड आपको पूछा जा सकता है, यूजिंग फोर्स मेथड से डिराइव करो कैपिलरी राइज और फॉल का एक्सप्रेशन, या फिर पहला मेथड मैंने आपको कौन सा बताया, यूजिंग प्रेशर डिफरेंस से डिराइव करो। तो कौन से भी पहले देख लो कि प्रेशर डिफरेंस से पूछा है कि फोर्स मेथड से। अगर आपने एक्सप्रेशन करेक्ट लिखा है लेकिन मेथड अलग लिखा है तो आपको मार्क्स कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो पहले ठीक से देख लो कौन सी मेथड से पूछा है। तो ये मेथड से उसको कैसे डिराइव करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सेम डेरिवेशन आएगा, सेम एक्सप्रेशन, सेम इक्वेशन हमें मिलेगा। तो यहाँ पे देखो वही कैपिलरी हमने डीप की है और राइज हुई है, मतलब कॉन्केव मिनिस्कस होगा। तो इसका ये हमने रेडियस कंसिडर किया है कैपिलरी का स्मॉल r। अब देखो ये जो हमें पता है लिक्विड के अगर दो मॉलिक्यूल्स है इनमें होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ग्लास के और लिक्विड के मॉलिक्यूल में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये सेम मॉलिक्यूल्स में होता है कोहेसिव फोर्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होता है एडेसिव फोर्स। तो हम लोग यहाँ के मॉलिक्यूल की बात करेंगे। यहाँ के मॉलिक्यूल का, यहाँ पे अगर हमने कंसिडर किया ये सरफेस ऑफ लिक्विड है और सरफेस ऑफ लिक्विड का यहाँ का जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स जो कोहेसिव फोर्स है जो इस मॉलिक्यूल को इधर खींचने का काम कर रहा है, बट उस मॉलिक्यूल के ऊपर और एक फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा, एडेसिव फोर्स, जो उसको इधर खींचने का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है लिक्विड और सॉलिड जहाँ टच होते हैं, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है उसको कहा जाता है सरफेस टेंशन, राइट ना। तो ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, इसका रिजल्टेंट हमें इस डायरेक्शन में मिलता है, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड यहाँ खींच रहा है और सॉलिड इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कुछ हमें इस डायरेक्शन में मिलता है। मतलब यहाँ पे जो हमें फोर्स मिलेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। और हमें पता है ये टेंजेंट बन गई तो ये एंगल क्या होगा इसका, थीटा। तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा,
ठीक है। तो इसी फोर्स का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, H का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। समझ में आया सबको? तो ये होगा इसका फोर्स। तो यहाँ पे देखो इस फोर्स को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब देखो थीटा की साइड में जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा, और दूसरी साइड में क्या होता है, साइन थीटा। तो इसकी साइड में ये हमें मिलेगा ft cos थीटा फोर्स लगा के, और ये साइड में हमें मिलेगा ft sin थीटा। अगर आपको ये कंपोनेंट वाली बात समझ में नहीं आती तो मैं जो वेक्टर मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड्स 11 का सेकेंड चैप्टर जब पढ़ाऊंगी तो उसमें ये पढ़ाने वाली हूँ, आप लोग वो वीडियोस देखो, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो ये ft sin थीटा और ये ft cos थीटा, बस इतना याद रखो, थीटा की साइड में cos थीटा होता है और दूसरी साइड में sin थीटा होता है। सेम इस साइड में भी होगा, यहाँ पे ये हमें मिलेगा ft और ये रहेगा थीटा, क्योंकि ये क्या है, थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इसका जो ये कंपोनेंट है ये हमें मिलेगा ft cos थीटा और ये कंपोनेंट हमें मिलेगा ft sin थीटा। तो देखो यहाँ पे एक बात है, ये जो इनके दो कंपोनेंट्स हैं ft sin थीटा एंड ft cos थीटा, एक सेकेंड, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ft sin थीटा और ft cos थीटा ये इक्वल है बट अपोजिट है, और इक्वल अपोजिट वेक्टर्स की एडिशन हमें 0 मिलती है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अपोजिट साइड में खींच रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। लेकिन ऊपर के जो वर्टिकल कंपोनेंट है ft cos थीटा ft cos थीटा, ये दोनों ऐड कर रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं वो लिक्विड के ऊपर। तो ये कंपोनेंट फोर्स लगा रहा है, इसीलिए लिक्विड राइज हो रहा है, और राइज होने के बाद एक लेवल पे जाके वो रुक रहा है ना। ये ft cos थीटा जब यहाँ पे लिक्विड रहेगा तो ft cos थीटा क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में और ऊपर खींचेगा और एक लेवल पे जाके, एक हाइट पे जाके उसको वहां पे रुका देगा। तो यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ये जो लिक्विड यहाँ पे जाके रुक गया इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो ऊपर का फोर्स है उसको बैलेंस कर रहा है नीचे का फोर्स। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रहा है, या डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स को, दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए वो लिक्विड वहां पे जाके रुक गया। अब देखो यहाँ अपवर्ड फोर्स कौन सा मिल रहा है हमें, ft cos थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स क्या है, डाउनवर्ड फोर्स है वो लिक्विड का वेट, उसको हम बोलेंगे W, दैट इज इक्वल टू mg। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, और इसी का यूज करके हम लोग अभी H का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। समझ में आया सबको? तो पहले मैं इसको रफ करती हूँ, फिर हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये बात आपको क्लियर है? देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ft, इसको हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, ft cos थीटा ft sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों रिजॉल्व हो रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ इफेक्ट कर रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से लिक्विड राइज हुआ, एक जगह जाके रुक गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इसका मतलब रेस्ट पोजीशन पे है, इसका मतलब उसका ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों इक्वल है। तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल है, अपवर्ड फोर्स है ft cos थीटा और डाउनवर्ड फोर्स है उसका वेट, दैट इज इक्वल टू mg। अब दोनों का यूज करके हम लोग ये एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो इसके लिए देखो बच्चों, हम सरफेस टेंशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला सबको पता है क्या है, T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, यहाँ फोर्स कौन सा रहेगा, Ft रहेगा, T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे अगर मुझे Ft चाहिए तो Ft इज इक्वल टू क्या मिलेगा, T इंटू L मिलेगा। तो यहाँ पे हम सिंगल लेंथ की बात नहीं कर रहे, हमें पूरा मिनिस्कस जो है ये ऐसा मिनिस्कस है, राइट ना, कॉन्केव मिनिस्कस, मतलब यहाँ का ये ऐसा मिनिस्कस है। तो ये पूरे मिनिस्कस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो L है ये पूरा मिनिस्कस का लेंथ रहेगा, और पूरा मिनिस्कस का लेंथ क्या रहेगा, दैट इज द सर्कमफरेंस ऑफ दिस, मतलब टोटल सरफेस फोर्स इस मिनिस्कस के ऊपर कितना लग रहा है, T इंटू L। लेकिन T कौन सा है, T इस डायरेक्शन में T है, इसका कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज T cos थीटा। इस डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, T cos थीटा। तो ये कंपोनेंट ही हमें चाहिए। तो यहाँ ये कंपोनेंट सभी डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, सभी मिनिस्कस के ऊपर लग रहे हैं,
टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा। अगर पूरा फोर्स हमें ये मिनिस्कस का निकालना है तो ये टी कॉस थीटा इंटू ये पूरा मिनिस्कस का लेंथ लेना पड़ेगा। और पूरा मिनिस्कस का लेंथ ये सर्कुलर शेप में है, मतलब पूरा मिनिस्कस का लेंथ क्या होगा, दैट इज द सर्कमफरेंस ऑफ दैट सर्कल। तो सर्कमफरेंस ऑफ दैट सर्कल क्या है, 2πr, उसका फॉर्मूला। तो ये हमें मिलेगा ft इज इक्वल टू, ये रहेगा ऊपर का कंपोनेंट क्योंकि ये तो कैंसिल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल टी कॉस टी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो कौन सा अफेक्ट करेगा, टी कॉस थीटा। तो ये होगा टी कॉस थीटा इंटू एल, क्या बताया मैंने आपको, 2πr। ये फॉर्मूला मिला हमें, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये कौन सा है, अपवर्ड फोर्स मिल रहा है हमें। कौन सा फोर्स मिल रहा है, वर्टिकल, मतलब अपवर्ड फोर्स मिल रहा है। उसके बाद हमने वेट लिया था, वेट हमें क्या मिलेगा, देखो दैट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ मास का फॉर्मूला हम डेंसिटी के फॉर्मूले से यूज करेंगे क्योंकि हमें रो में चाहिए वो फॉर्मूला, h का फॉर्मूला। तो डेंसिटी दैट इज रो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इससे हमें मास क्या मिलेगा, मास इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, रो इंटू वी। पहले हम इन दोनों के वेट का, ये तो फॉर्मूला मिल गया अपवर्ड फोर्स का। अभी हमें डाउनवर्ड फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है, वेट। तो डाउनवर्ड फोर्स का फॉर्मूला अभी मैं डिराइव कर रही हूँ। तो ये क्या मिलेगा, रो इंटू वी। तो रो इंटू वी, वी का फॉर्मूला क्या है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलता है πr²h, ये आपको याद रखना है डेप्थ के लिए, ठीक है। और इंटू ये रो, ये फॉर्मूले सभी वॉल्यूम के फॉर्मूले आप लोगों ने 10th में डिराइव किए हैं। तो ये मिल गया हमें मास। तो अगर मैं वेट का मतलब डाउनवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट, ये हमें क्या मिलेगा, मास की जगह पे हम लोग ये डालेंगे, मास की जगह पे हम ये डालेंगे πr²h रो इंटू ये g एज इट इज रहेगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और स्टार्टिंग में ही हमने क्या देखा, ये है इसका अपवर्ड फोर्स, ये आपको क्या मिला, अपवर्ड फोर्स। और ये क्या मिला, डाउनवर्ड फोर्स। और स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स है क्योंकि लिक्विड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे। इक्वेशन 1 देखो क्या है, टी कॉस थीटा इंटू 2πr, और ये क्या है πr²h रो g। ओके, दोनों को इक्वेट करो, आपको इक्वेशन क्या मिलेगा। पहले मैं इसको रफ करती हूँ, देखो ये दोनों इक्वेशंस हम लिख लेते हैं, फिर मैं रफ करती हूँ इसको। दोनों इक्वेशंस मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों यहाँ पे लिख ले। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पे ये अपवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स, दोनों क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे πr²h रो g इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इंटू 2πr। यहाँ पे हमें h का डेरिवेशन चाहिए, तो बाकी सभी टर्म्स इधर शिफ्ट करो। h इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इंटू 2πr डिवाइड बाय πr² रो इंटू g। इसमें देखो पाई कैंसिल हो रहा है, एक r कैंसिल हो रहा है, 2 बचा। h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा डिवाइड बाय, ये यहाँ का एक r बचा, r रो g। वही इक्वेशन मिला बाय यूजिंग फोर्स मेथड। समझ में आया। तो ये फोर्स मेथड से हम लोग डिराइव करेंगे, और वो जो है प्रेशर डिफरेंस मेथड, दोनों से आप लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लेते हैं। जेई का क्वेश्चन तो हमने लिया ही है इस टॉपिक के ऊपर। अब इसके थोड़े न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, डेरिवेशन बस आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसके बाद कौन सा स्टेप आता है पहले समझ लो, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसमें टारगेट आप क्या रखोगे, कैसे याद रखोगे, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है, ft कॉस थीटा, डाउनवर्ड फोर्स क्या है, वेट। तो दोनों का इक्वेशन बना लो। फोर्स का फॉर्मूला पता है, सरफेस टेंशन के फॉर्मूले से फोर्स का फॉर्मूला बताओ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है F/L। तो L हमें लेना है 2πr, F हमें लेना है F का ही फॉर्मूला निकालना है, तो F इज इक्वल टू 2 इंटू L बना लो। T हमें लेना है T कॉस थीटा, L हमें लेना है 2πr। हो गया F का फॉर्मूला, मतलब अपवर्ड फोर्स का फॉर्मूला बन गया। अब डाउनवर्ड फोर्स का बनाओ। डाउनवर्ड फोर्स है आपका वेट, वेट का फॉर्मूला लेना है m इंटू जी, m का फॉर्मूला लेना है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, दैट इज इक्वल टू πr² h
वो फॉर्मूला इसमें पुट करना है, पाई आर स्क्वायर रो इंटू जी, वो पुट करके आपको डाउनवर्ड फोर्स मिल गया। डाउनवर्ड फोर्स मिला, दोनों को इक्वेट करो, एच साइड में रखो, बाकी सभी टर्म्स को शिफ्ट कर दो, कट कर दो जो कॉमन टर्म से, बचा हुआ इक्वेशन लिख लो। ये फॉर्मूला याद रखो, हमें यहाँ तक, हमारा टारगेट फॉर्मूला ये है, यहाँ तक जाना है कुछ भी करके, बराबर आपको स्टेप्स याद रहेगी। तो चलो बच्चों इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। आई नो वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, बट अगर सभी टॉपिक्स इसी वीडियो में कवर कर दूं तो अच्छा रहेगा। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.5 mm is dipped vertically in a liquid of surface tension 0.04 न्यूटन पर मीटर एंड रिलेटिव डेंसिटी दी है 0.8 ग्राम पर सीसी, क्यूबिक मीटर होता है, सीसी का मतलब ग्राम पर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 10 डिग्री। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लो और उसके बाद सॉल्व करो। सबसे पहले रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब दी है, स्मॉल आर दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब मतलब स्मॉल आर दिया है 0.5 mm। तो mm की मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। इज डिप्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड, सरफेस टेंशन दिया है T, T इज इक्वल टू 0.04 न्यूटन पर मीटर एंड रिलेटिव डेंसिटी दी है 0.8 ग्राम पर सीसी। इसका मतलब होता है, इसको पहले हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये ग्राम पर सीसी में है, हमें इसको किलोग्राम पर सीसी में कन्वर्ट करना है। मतलब 0.8 इंटू ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्ट करते होगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सीसी को 10⁻⁶ से, क्योंकि देखो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 10⁻³ ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा 10⁻³ किलोग्राम होगा अपोजिट। और 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻² और उसका क्यूब मतलब कितना होगा 10⁻⁶ मीटर क्यूब होगा, राइट। तो ये हमने लिखा 10⁻⁶ और ये लिखा 10⁻³ ग्राम, ग्राम की 10⁻³ और सेंटीमीटर क्यूब, ये सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, उसकी 10⁻⁶। तो ये डिवाइड है इसलिए डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई किया। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, देखो 0.8 इंटू 10⁻³ ये -6 ऊपर जाके बनेगा +6, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 0.8 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मतलब 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिलेगा 800। ये 0.8 है ना, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मिलेगा, राइट। ये हमें मिला रो डेंसिटी। उसके बाद और क्या दिया है देखो, इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 10 डिग्री, मतलब थीटा हमें कितना दिया है 10 डिग्री। अब देखो सब वैल्यूज हमें मिल गई है, अभी हमें निकालना है एच। उन्होंने बोला है कैलकुलेट द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, मतलब एच निकालना है। 10 डिग्री है मतलब कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो कॉन्केव मिनिस्कस होगा, कॉन्केव मिनिस्कस है इसका मतलब कैपिलरी राइज ही होगी। तो h इज इक्वल टू, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव रहेगा, लेस देन 90 डिग्री के लिए cos थीटा पॉजिटिव होता है, h इज इक्वल टू हमें मिलेगा, h का फॉर्मूला क्या है बोलो कैपिलरी राइज का, 2t cos थीटा डिवाइड बाय r रो g। सब वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू t क्या है 0.04 इंटू cos 10 डिवाइड बाय r की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻³ ये देखो यहाँ पे दी है, इंटू रो दिया है 800 इंटू जी की वैल्यू आपको पता है 9.81 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू डाल दी, सभी वैल्यूज डाल दी। cos 10 की वैल्यू आप लॉग टेबल का यूज करके निकाल सकते हैं, तो वो वैल्यू हमें मिलती है दैट इज 2 इंटू 0.04। मैं डायरेक्टली यहाँ लिखती हूँ रफ करके, cos 10 की वैल्यू होती है, वापस मुझे इतना लिखना पड़ेगा, दैट इज 0.9848 होती है cos 10 की वैल्यू। लॉग टेबल देखो, लॉग टेबल के लेक्चर्स में डाल रही हूँ, लॉग टेबल के लेक्चर्स आपको फिजिक्स मॉम एजुकेशन चैनल पे मिलेंगे, ये वीएम एकेडमी के चैनल पे है। तो फिजिक्स मॉम एजुकेशन चैनल पे लॉग टेबल के सभी लेक्चर्स मैंने डाले हैं,
वो लेक्चर्स देखो, उसमें मैंने कैसे सॉल्व करना है सब कुछ एक्सप्लेन किया है, उसका यूज करके आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, देखो आफ्टर यूजिंग, यहाँ पे आपको लॉग टेबल यूज करना ही पड़ेगा, उसके सिवाय आपको कैलकुलेशन नहीं आएगा। तो 2.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये हमें फाइनल आंसर मिलता है। और ये 10⁻⁻2 की वैल्यू कितनी होती है, सेंटी, मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा एच का। ओके, ऐसे बहुत ही सिंपल है, वैल्यूज डालते जाओ, लॉग टेबल का यूज करो, सॉल्व करो और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी लॉग टेबल की। नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बताओ, मैं बताऊंगी सॉल्व करके कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r is equal to 0.5 mm dipped in a water having T is equal to 0.075 Newton per meter, having rho is equal to 10⁻³ kilogram per meter cube. Find difference in a pressure between a point which is 5 centimeter below a surface of capillary and atmospheric pressure. और ऑप्शंस दिए हैं नीचे 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 300 एंड 350। मतलब उन्होंने क्या बोला है, एक कैपिलरी ट्यूब दी है, वो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड भरा है, डीप्ड इन वाटर, वाटर राइज हुआ यहां तक, सपोज यहां तक वाटर राइज हुआ, तो यहाँ पे वाटर का सरफेस टेंशन, वाटर की डेंसिटी दी है, और 5 सेंटीमीटर मतलब यहां से नीचे कितना, 5 सेंटीमीटर बिलो, यहाँ पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट का सपोज इसको हमने नाम दिया बी, तो इस पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर दोनों का डिफरेंस निकालो। मतलब पी नॉट, सपोज हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, माइनस पी बी इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो निकालते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस पॉइंट पे प्रेशर कितना रहेगा। पहले यहाँ का प्रेशर डेरिवेशन में हमने निकाला है, देखो यहाँ का प्रेशर कितना होता है, यहाँ का प्रेशर होता है पी नॉट माइनस 2T/R, इतना होता है, राइट ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कितना होता है पी नॉट, ये कॉन्केव मिनिस्कस है, ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस में कितना प्रेशर होता है पी नॉट माइनस 2T/R, हमने डेरिवेशन में निकाला है, देखो उसमें देखो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ का प्रेशर कितना होता है, प्रेशर डिफरेंस मेथड में हमने किया है, यहाँ का प्रेशर कितना रहेगा, फिर हाइट की वजह से यहाँ पे ये तो प्रेशर रहेगा ही, प्लस एच रो जी प्रेशर रहेगा, पी नॉट माइनस 2T/R प्लस एच रो जी, इतना प्रेशर रहेगा कहाँ पे, बी पॉइंट पे। तो ये बी पॉइंट का प्रेशर निकालने के लिए बोला है, माइनस पी नॉट करना है हमें। तो क्या आएगा देखो, पी नॉट माइनस पी बी इज इक्वल टू, पी नॉट तो एज इट इज रहेगा, माइनस पीबी का प्रेशर कितना है डाल दो, कितना है पी नॉट माइनस 2T/R प्लस एच रो जी या फिर रो जी एच। तो यहाँ पी नॉट माइनस पी नॉट क्या होगा, 0 बन जाएगा, ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस 2T/R प्लस एच रो जी। अब देखो सब वैल्यूज दी है, टी दिया है, टी कितना दिया है 0.075, लेकिन आपको आर दिया है, क्या दिया है, स्मॉल आर दिया है, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने आपको बोला था ध्यान रखना है क्या दिया है। तो डायरेक्टली आप लोग ये वैल्यू डाल देते, बट नहीं, आपको पहले आर निकालना पड़ेगा, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर कैसे निकालते हम लोग, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर। डेरिवेशन में देखो, डेरिवेशन में मैंने एक्सप्लेन किया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर। कॉस थीटा, थीटा वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 0 डिग्री, हमेशा याद रखो, वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट कहीं पे भी नहीं दिया है, बट वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 0 डिग्री। मतलब कॉस 0 इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, r डिवाइड बाय कैपिटल R इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हम बोल सकते हैं दिस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये दोनों क्या है, इक्वल, मतलब इस r की जगह पे ये r आप लोग डाल सकते हैं। तो इसको मैं रफ करती हूँ पहले। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग डालेंगे 2T डिवाइड बाय स्मॉल r प्लस h रो जी। आप डायरेक्टली डालते तो चलता, लेकिन अगर इनकेस एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा जो है वो कुछ अलग है तो ये प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए मैंने क्लियर किया कि ये कैपिटल आर अलग है, ये स्मॉल आर अलग है।
तो हमेशा याद रखो वैल्यूज डाल दो। 2 इंटू टी, टी क्या दिया है देखो 2 इंटू 0.075 डिवाइड बाय आर की वैल्यू देखो क्या दी है 0.5 mm, मतलब इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, प्लस एच, एच क्या दिया है हाइट, हाइट 5 सेंटीमीटर दी है, राइट ना, मतलब 5 इंटू 10⁻² इंटू रो, रो क्या दिया है 10⁻3 ये वाला, जी, जी हम लोग यहाँ पे 10 लेंगे। तो अभी देखो यहाँ पहले पॉइंट शिफ्ट कर ले, यहाँ का कैलकुलेशन एक्चुअली ये जो न्यूमेरिकल है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का न्यूमेरिकल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज रहेगा, इस पॉइंट को हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं, 75 कर लेते हैं, 1 2 3 डिजिट शिफ्ट कर लो, तो ये आएगा 75 इंटू 10⁻³ राइट साइड में शिफ्ट किया तो ये होगा -3, लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो +3, तो अभी राइट साइड में शिफ्ट किया तो -3 होगा, डिवाइड बाय यहाँ का भी पॉइंट शिफ्ट कर लो तो ये आएगा 5 इंटू 10⁻⁻1 क्योंकि एक ही डिजिट शिफ्ट किया, इंटू 10⁻³ एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ देखो क्या बनेगा, ये -3 + 3 होगा 10, 10 इंटू 10, 5 इंटू 100, 10 इंटू 10 क्या होगा 100। तो अब देखो ये क्या बनेगा, ये -3 कैंसिल होगा, 5 15 75, राइट, 5 1 5, 5 15 75, 10⁻⁻1 ऊपर जाके बनेगा +1, तो ये बनेगा 15 2 30, 30 इंटू ये -1 ऊपर जाके +1 बनेगा, मतलब 10 प्लस ये होगा 500, राइट, सो दैट इज इक्वल टू 300। सॉरी बच्चों यहाँ पे गलती हो गई, देखो यहाँ पे ये माइनस प्लस, यहाँ बनेगा माइनस, यहाँ बनेगा माइनस, यहाँ बनेगा माइनस, यहाँ बनेगा माइनस, तो ये भी होगा माइनस, ठीक है। तो ये 300 माइनस 500, सॉरी गलती हो गई, ये तो ये बनेगा -200, ठीक है। तो -200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये माइनस साइन क्यों है, इसका मतलब फॉल हो रहा है इसलिए ये माइनस साइन है, इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो 300 + 500 मतलब 800, 800 ऑप्शन ही नहीं था, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा और सभी जगह पे ये माइनस, मतलब ये -200, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आपको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का न्यूमेरिकल था, थोड़ा दिमाग, अगर आपको डेरिवेशन पता होगा, इसीलिए आपको डेरिवेशन स्टडी करना होता है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डेरिवेशन की कोई सी भी स्टेप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हर एक स्टेप आपको पता होनी चाहिए। तो आई थिंक यहाँ के लिए काफी है, वीडियो बहुत ही बड़ा बन गया है, पढ़ाई करो ठीक से। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।